नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में ऐसे कुछ गिने चुने महान राजा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी पराजय का सामना नहीं किया। इन राजाओं ने अपने जीवन के अंतिम समय तक जो भी लड़ाई लड़ी उसमें ये हमेशा विजयी साबित हुए। ऐसे ही राजाओं की लिस्ट में एक नाम आता है राजस्थान के मेवाड़ के अपराजित हिंदू सुल्तान राजा महाराणा कुंभा का। इन्होंने भी अपने जीवन काल में जो भी लड़ाई लड़ी उसमें ये हमेशा विजयी रहे, जिससे इन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा करी और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। महाराणा कुंभा एक महान सम्राट और एक महान योद्धा होने के अतिरिक्त भी एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत काम किया। जैसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने खूब काम किया। मेवाड़ के जो फेमस 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्ग इन्होंने बनाए, और उसमें जो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो बहुत मशहूर है, जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है, उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया। उसके अलावा मालवा और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को एक साथ हराने के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जिसको विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। उसके अतिरिक्त संगीत कला में इनकी रुचि थी, खुद वीणा बजाते थे। साहित्य कला में इनकी रुचि थी और साहित्य कला में इन्होंने खुद भी काम किया है और कई साहित्य कलाकारों को इन्होंने पैट्रोनेज दी है, जिसकी वजह से इनको राजस्थान का रासो भी कहा जाता है। तो कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया और अपने जीवन काल में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं, उन सभी की बात करेंगे। और अंत समय जब इनका आया तो वो बहुत बुरा आया। इनके खुद के ही एक बेटे उदय सिंह द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी। क्योंकि उसकी भी बात करेंगे, तो पूरी कहानी हम जानेंगे कि महाराणा कुंभा कौन थे, उसके बाद इन्होंने किस क्षेत्र में क्या काम किया है, कौन कौन से फेमस इनके मिलिट्री कैंपेन्स हैं, तो सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो महाराणा कुंभा का जो नाम था वो था कुंभकर्ण सिंह। कुंभकर्ण सिंह इनका ओरिजिनल नाम था। उसके बाद इनको महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 15वीं शताब्दी में 1433 से लेकर 1468 के बीच में रूल किया। इनके पिता का नाम था मोखल सिंह, और मोखल सिंह जो हैं ये सिसोदिया डायनेस्टी से आते थे। तो ऑब्वियसली जो राणा कुंभा है ये भी सिसोदिया डायनेस्टी से आने लग गए। और सिसोदिया डायनेस्टी जो है वो बहुत मशहूर थी। मेवाड़ की जो डायनेस्टीज हैं उनकी बात करें तो मेवाड़ के कई राजाओं की कहानी मैं आपसे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बता चुका हूं कि मेवाड़ का क्षेत्र कहाँ पे है। तो मेवाड़ का क्षेत्र ये है दक्षिण राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, जहाँ पे आज के समय आपको उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये वाला क्षेत्र दिखेगा। यहाँ पे जो साम्राज्य था इसी को मेवाड़ कहा जाता है, इस रीजन को ही मेवाड़ कहा जाता है। पहले के समय इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। उसके बाद उदय सिंह के समय से इसकी राजधानी जो है उदयपुर बन गई थी। उदयपुर की नींव भी इन्हीं राजा उदय सिंह ने रखी थी। तो ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा के भी एक बेटे थे उदय सिंह प्रथम उनको कहा जाता है, उन्होंने इनकी हत्या करी थी। और ये उदय सिंह जो हैं, राणा उदय सिंह जो मशहूर उदय सिंह हैं, महाराणा प्रताप के जो पिता हैं, इनको उदय सिंह कहा जाता है, ओरिजिनल उदय सिंह, और ये उदय सिंह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बप्पा रावल के जीवन की कहानी मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, राणा सांगा के बारे में पढ़ा चुका हूं, महाराणा प्रताप के बारे में बता चुका हूं। अब उदय सिंह जी और जो राणा हमीर सिंह जी हैं इनके जीवन की कहानी को हम जल्द ही पढ़ेंगे। तो महाराणा कुंभा के बारे में जान लेते हैं। महाराणा कुंभा कौन थे? 1433 से लेकर 1468 के बीच में मेवाड़ के ऊपर इन्होंने रूल किया। सिसोदिया डायनेस्टी से आते थे और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माने जाते थे। 15वीं सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। महाराणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, महाराणा कुंभा हुए, ये मेवाड़ के कुछ बहुत ही ताकतवर राजाओं की सूची में आने वाले लोग हैं। इन्होंने खूब काम किया है मेवाड़ के क्षेत्र में और कभी भी किसी लड़ाई में हारे नहीं। उसके बाद महाराणा सांगा जो है वो बाबर के समय हार गए थे। आपको याद होगा मैंने जब महाराणा सांगा का इतिहास आपको बताया था। उसके बाद महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी। वो सब बातें आगे के समय की बात हम बाद में करेंगे। तो महाराणा सांगा दुनिया के कुछ ऐसे रूलर्स में थे जिन्होंने कभी लड़ाई में हार का सामना नहीं किया, और इनके समय पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ और मेवाड़ किंगडम जो है वो खूब फ्लोरिश किया, हर एक क्षेत्र में किया। उसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण किया, उसके अलावा 32 दुर्गों का निर्माण किया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। ये तो इनका ओवरव्यू हो गया। अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का अगर आप मैप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है इसको मारवाड़ कहा जाता है, जिसमें बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर ये वाला क्षेत्र आता है। उसके अलावा ये है मेवाड़ जिसकी हम बात करेंगे ही अभी। उसके अलावा ये सिरोही वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर भी एक कैंपेन किया था, पहला कैंपेन कुंभा ने, तो इसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा अजमेर आ गया,
ढूंढवार आ गया, शेखावाटी आ गया, तो कई क्षेत्र हैं। उसके अलावा गुजरात के साथ कैंपेन हुआ तो गुजरात की भी बात आएगी, क्योंकि मेवाड़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता था। उधर मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र, जो मालवा वाला क्षेत्र था, जिसको उस समय मांडू कहा जाता था, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो कई सारी चीजें आने वाली हैं। ये है राजस्थान, आप सभी जानते हैं राजस्थान के इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली दक्षिण राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राणा कुंभा के बचपन से बात कर लेते हैं, उनके जन्म से बात कर लेते हैं। तो मदरिया में इनका जन्म हुआ था, हिंदू राजपूत फैमिली में, सिसोदिया डायनेस्टी में। इनके पिता का नाम था मोकल सिंह, मेवाड़ के राजा थे। इनकी मोकल सिंह की जो पत्नी थी सौभाग्या देवी, इनसे इनका बेटा जो पैदा हुआ उसी का नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा और उसके बाद आने वाले समय में ये जो सौभाग्य देवी हैं, ये जैतमल शांखला की बेटी थी, जो कि परमार डायनेस्टी से आते थे, मारवाड़ स्टेट से। मारवाड़ वाला जो क्षेत्र था उस समय, जो मतलब मेन इसका जो क्षेत्र था वो जोधपुर था। इस क्षेत्र से इसको रूल किया जाता था। तो मारवाड़ से इसको यहाँ से इनके संबंध थे, लेकिन उसके बाद मारवाड़ से इनके रिलेशन खराब भी होंगे। तो सिसोदिया डायनेस्टी जो है वो मेवाड़ में रूल कर रही थी, और राठौड़ जो थे वो रूल कर रहे थे मारवाड़ में। अब क्या होता है, ये जो राणा कुंभा है ये 48वें राणा माने जाते हैं मेवाड़ के, और 1433 में ये राणा बनते हैं। कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये है राणा मोखल सिंह और ये है राणा कुंभा। राणा मोखल सिंह जो है, राणा मोखल सिंह के बाद चित्तौड़ के राजा बनेंगे। तो ये क्षेत्र जो है आपको ध्यान रखिएगा, ये और एक मैप इंपॉर्टेंट है जहां पे मालवा के साथ इनकी लड़ाई होगी और गुजरात के साथ होगी, तब आपके काम आएगा। तो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया था, राणा रतन सिंह के ऊपर अटैक किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर धीरे धीरे क्या है, मेवाड़ इनसिग्निफिकेंट हो गया था कुछ समय के लिए। उससे पहले आप जानते हैं कि बप्पा रावल के समय मेवाड़ जो है ये बहुत ताकतवर था। गोहिल डायनेस्टी में गोहिलादित्य ने नींव रखी थी, लेकिन बप्पा रावल ने मेवाड़ की शान शौकत में चार चांद लगा दिए थे। उसके बाद 13वीं शताब्दी में मेवाड़ की डोमिनेंस जो है वो कमजोर पड़ गई अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद। लेकिन उसके बाद राणा हमीर सिंह जो आते हैं, ये फिर से इन तुर्किश यॉर्क को फिर से पीछे धकेलते हैं, इन आक्रमणकारियों को पीछे धकेल देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो बाद के जो रूलर आए दिल्ली सल्तनत पीरियड में, वो इतने ताकतवर भी नहीं थे, लेकिन उनको पीछे इन्होंने पुश कर दिया और फिर से मेवाड़ जो है रीग्रो करने लग गया। और इसको सेकेंड गोहिल डायनेस्टी कहा जाता है। पहली गोहिल डायनेस्टी गोहिलादित्य ने रखी थी नींव, उसके बाद सेकंड गोहिल डायनेस्टी जो है चित्तौड़ में ये आई थी 1335 में, जब राणा हमीर जो है यहाँ के शासक बनते हैं। और राणा का टाइटल इन राजाओं ने लेना शुरू कर दिया, राणा महाराणा, ये रूलर जो है ये अपने आप को बोलने लग गए। उसके बाद क्या होता है, हमीर के जो ग्रैंडसन है राणा मोकल, ये ध्यान रखिएगा, मोकल जो है वो इनके ग्रैंडसन है। ये मेवाड़ के एक बहुत फेमस राजा बनते हैं। ये एक अच्छे वॉरियर थे, इनको बहुत बहादुरी, इनके चर्चे थे इनके। इन्होंने नागौर गुजरात के क्षेत्र में कई कैंपेन किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी रिपल्स किया है, पीछे धकेला है। लेकिन उसके बाद गुजरात के एक कैंपेन के दौरान, गुजरात में ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, उसी समय इनके कुछ कजिन थे, 2 कजिन थे इनके, चाचा और मेरा इनका नाम था। ये एक दासी पुत्र थे चाचा और मेरा। इन्होंने इनकी हत्या कर दी 1433 में, राणा मोकल सिंह की इन्होंने हत्या कर दी। अब राणा मोकल सिंह की हत्या कर दी तो उसके बाद क्या होता है, राणा मोकल सिंह की जो माँ होती है, मदर जो होती है हंसा देवी, उनको इस बात का पता चल जाता है कि अब जो है साम्राज्य इनके हाथ से जा सकता है। इनके बेटे को तो मार दिया गया, अब इनका जो पोता है राणा कुंभा, उसको सल्तनत कैसे मिले। राणा को सल्तनत मिले, उसके लिए क्या किया, हंसा देवी ने एक लेटर लिखा मारवाड़ को। मारवाड़ से वो बिलोंग करती थी, मारवाड़ की ही रहने वाली थी इनकी जो मदर थी वो। उसके बाद ये होने के बाद क्या होता है, उस समय कुंभकर्ण सिंह मतलब राणा कुंभा जो 13 साल के ही थे। तो राणा कुंभा अब इतने ताकतवर नहीं थे कि वो अपने साम्राज्य में खुद राजा बन सकें और चाचा मेरा और इन सभी से लड़ाई लड़ सकें। तो इसीलिए हंसा देवी ने ये मारवाड़ को लेटर लिखा। मारवाड़ को लेटर लिखने के बाद क्या होता है, राणा कुंभा को शासक बना दिया जाता है। मारवाड़ के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राणा रणमल। राणा रणमल जो है ये राठौड़ होते हैं। राणा रणमल राठौड़ जिनको कहा जाता है, राणा का टाइटल ये नहीं लेते थे, ये रणमल राठौड़ थे मंदौर के, जो कि मारवाड़ क्षेत्र से ही आते थे। इनकी मदद से राणा कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो क्या होता है, राणा कुंभा बच्चे होते हैं और राणा रणमल जो है ये काफ़ी एज्ड व्यक्ति होता है, मतलब इनका संरक्षक बन जाता है और मालवा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर ये अटैक करते थे, उसको अपने कंट्रोल में भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राणा कुंभा और रणमल के बीच में यहाँ पे पावर स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, राणा रणमल जो हैं, जिनको रणमल राठौड़ हम कहते हैं, रणमल राठौड़ जो हैं
इन्होंने धीरे धीरे करके मेवाड़ के क्षेत्र को अपना एक तरह से डोमिनेंस का क्षेत्र बना लिया था। इस क्षेत्र में ये राठौड़ों को ऊंचे पदों पे बिठाने लग गए थे और मेवाड़ के जो सिसोदिया क्लैन के जो लोग थे उनको धीरे धीरे हटाने लग गए थे। इवन राणा कुंभा के एक चाचा को भी इन्होंने मरवा दिया था। तो धीरे धीरे करके कई चीज़ें ऐसी हुई कि रणमल ने मेवाड़ को अपने कंट्रोल में लेने की एक तरह से साजिश रच दी थी और धीरे धीरे राणा कुंभा हैं ये एक इनके पपेट ही बन के रह गए थे। बच्चे थे, पपेट तो इनको नहीं बोल सकते, ये इनके कंट्रोल में थे। रणमल जो है पूरा कंट्रोल लेके बैठे थे। इसके बाद सिसोदिया जो सरदार थे उन्होंने राणा कुंभा से इस चीज़ की गुहार लगाई कि अब हमें रणमल को यहाँ से हटा देना चाहिए, रणमल की हमें ज़रूरत नहीं है और रणमल हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे लोगों को मरवा भी रहा है। तो उसके बाद इन सभी लोगों ने, सिसोदिया वंश के लोगों ने राणा कुंभा के साथ मिलकर रणमल की हत्या की योजना बनाई। राणा रणमल को यहीं पे मेवाड़ में ही मार दिया गया। उसके बाद राव जोधा जो है, रणमल का ही बेटा था राव जोधा, जो कि मारवाड़ का फेमस राजा होता है आगे चल के। राव जोधा जो है ये बच के भाग जाता है, वापस जोधपुर भाग जाता है, मतलब ये आगे जाके मारवाड़ रीजन में चला जाता है। और सिसोदिया और क्लैन और राठौड़ों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ सिसोदिया डायनेस्टी जहाँ पे हंसा देवी की शादी हो रखी थी जो कि राणा कुंभा की दादी थी, और दूसरी तरफ राठौड़ डायनेस्टी जो कि मारवाड़ की डायनेस्टी थी, इनकी तरफ से वो उनका पीहर था हंसा देवी का। तो सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में एक सुलह कराई गई आगे चल के हंसा देवी के द्वारा। उसके बाद इनकी बाउंड्री विवाद और जो भी चीज़ें हैं उनको सुलटाया गया और आगे चल के धीरे धीरे कुछ समय बाद राणा कुंभा और राव जोधा जो है एक साथ भी आ जाते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब बात क्या होती है, फाइनली नवंबर 1442 का समय आता है। उस समय ये चीज़ दिख रही होती है कि भाई मारवाड़ और मेवाड़ तो आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाना चाहता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी जो है, जिसको महमूद खिलजी फर्स्ट कहा जाता है, ये उस समय मालवा का सुल्तान है। मालवा मतलब उस समय के मांडू को ही मालवा कहा जाता था। अब एक बार फिर से मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये था चित्तौड़ जो कि राजधानी था मेवाड़ का। ये था मारवाड़ जिसकी राजधानी थी मंडोर। ये था गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद थी और अहमदाबाद में यहाँ पे गुजरात में रूल कर रहा था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात में रूल कर रहा है। इधर मांडू में कौन कर रहा है, यहाँ पे महमूद खिलजी फर्स्ट रूल कर रहा है। मालवा में ये जो क्षेत्र इसको मांडू कहा जाता था और इस मालवा क्षेत्र में उसका कंट्रोल हुआ करता था। अब ये आदमी चाहता है शुरुआत में कि चित्तौड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, इसके पॉलिटिकल केओस का हम फायदा उठाएं। लेकिन इस समय तक चित्तौड़ उभर चुका था और उन्होंने मारवाड़ की जो रणमल का जो रूल चल रहा था, यहाँ पे एक तरह से इनडायरेक्ट रूल चल रहा था, उसको भी हटा दिया था। रणमल की भी हत्या कर दी थी। राव जोधा जो है मारवाड़ में भाग गया था। उसके बाद एक समय तो ऐसा भी आया था कि मंडोर के किले के ऊपर मेवाड़ की सेना ने कब्जा कर लिया था। ये चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में आप पता है कि ये चारों तरफ देखिए मेवाड़ की स्थिति देखिए इस समय की। मेवाड़ ये है, मेवाड़ चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ है मालवा, एक तरफ है गुजरात, एक तरफ है मारवाड़, और यहाँ पे सिरोही वाला क्षेत्र था, वो राजा भी इनका पक्षधर नहीं था, वो भी मेवाड़ के खिलाफ ही रहता था, उसने भी इनको घेर रखा था। तो चारों तरफ से मेवाड़ जो है दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसके बावजूद भी राणा कुंभा ने अपने आसपास के छोटे मोटे राजाओं को इकट्ठा किया, अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया और इसके आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। सांबर, अजमेर, रणथंभौर, इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद सबसे पहला जो इनका कैंपेन था वो हुआ आबू के खिलाफ। माउंट आबू आज का क्षेत्र आप जानते हैं। ये क्षेत्र जो है ये सिरोही में था। सिरोही का उस समय राजा था सैसमल ने क्या कर दिया था, दो गलतियां कर दी थी। एक तो इसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये जो सिरोही वाला क्षेत्र है, मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पड़ता है वैसे सिरोही, ये वाला जो क्षेत्र है सिरोही वाला क्षेत्र, यहाँ का जो राजा था सैसमल, ये क्या करता था, इसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया, एक तो ये बड़ा रीजन रहा। उसके बाद गुजरात के तरफ से जब भी कोई कैंपेन होता था तो सिरोही वाले क्षेत्र को इस्तेमाल करके मेवाड़ पे अटैक कर दिया जाता था। सिरोही जो है ये तो गुजरात का सामना कर नहीं पाता था, तो ये रास्ता दे देता था, सेफ जोन दे देता था कि जाओ आप मेवाड़ पे अटैक करो। तो इसका इन्होंने यही रास्ता निकाला। राणा कुंभा ने ये सोचा कि चलो सबसे पहले तो इस सिरोही को ही जीत लेते हैं, आबू को ही जीत लेते हैं। तो इसमें बैटल ऑफ आबू होता है, आबू को जो है जीत लिया जाता है और आबू को जीतने के बाद यहाँ पे एक किला भी बनाया जाता है जिसको अचलगढ़ का किला कहा जाता है, जो माउंट आबू के ऊपर स्टैब्लिश किया गया इनके द्वारा। तो अचलपुर फोर्ट यहाँ पे इन्होंने बनवाया। उसके बाद आसपास के जो और छोटे मोटे राजा थे जैसे डूंगरपुर, बूंदी और कोटा के, इनको भी सब्जुगेट कर दिया और इनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और इनकी आर्मी अब
राणा कुंभा की अलाई बन चुकी थी। लेकिन अब जो मेजर लड़ाइयां होती हैं वो 3 लड़ाई होती हैं। एक तो मालवा के साथ ही होती है। मालवा के साथ बहुत बार लड़ाई हुई। सिरोही वाली तो मैं आपको बता चुका हूं, सॉरी। मालवा और गुजरात के साथ, मालवा और गुजरात जो है इनके मेन कैंपेन थे, और ये ताकतवर राजा भी थे। दोनों जगह के सुल्तान जो थे, दोनों सुल्तनत चल रही थी, दोनों तरफ मुस्लिम रूलर थे। इन्होंने कई बार मेवाड़ के ऊपर अटैक किए हैं, लेकिन कभी भी जीत इनको हासिल हुई नहीं। महमूद खिलजी फर्स्ट, ये वो व्यक्ति था सॉरी, जो मालवा को रूल कर रहा था। इस आदमी ने, कहा जाता है कि राणा सांगा के ऊपर और राणा सांगा मेवाड़ के ऊपर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 5 बार इसको धूल चटा दी राणा सांगा ने, और एक बार भी इसको विजय नहीं मिली। इसने पहला आक्रमण जो किया, ये किया था 1437 में। 1437 वही समय था जब मेवाड़ में जयमल की हत्या करी थी राणा कुंभा और इन्होंने मिलके। तो 1437 में इसने मेवाड़ के ऊपर अटैक कर दिया, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि मेवाड़ तो मारवाड़ के साथ उलझा रहेगा और मैं उसी समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीत लूँगा। लेकिन ये हुआ नहीं। इसी समय राणा कुंभा की फोर्सेस ने मिलके बैटल ऑफ सहारनपुर में, जो कि आज के समय मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे जाके महमूद खिलजी को हरा दिया, और बहुत ही बुरी तरह से हराया। उसको यहाँ से भागना पड़ा और वो मांडू भाग गया वापस। मांडू भागने के बाद आगे क्या होता है, 1442 में फिर से ये आता है, और बाण माता का जो मंदिर था, जो चित्तौड़गढ़ के लिए एक बहुत ही पूजनीय माता मानी जाती थी, और इनके जो सिसोदिया क्लैन के लोग हैं ये भी काफ़ी मानते थे, इस टेम्पल को इन्होंने तोड़ा चित्तौड़ में आके। चित्तौड़ में आने के बाद जब ये बात पता चली, तो उसके बाद बैटल ऑफ मांडलगढ़ होता है। बैटल ऑफ मांडलगढ़ में फिर से ये पहले एक दिन तो स्टेलमेंट चलता है कि दोनों की सेना ना, ये मालवा की सेना आगे बढ़ पाती है ना मेवाड़ की बढ़ पाती है। लेकिन उसके बाद राणा सांगा ने एक और अटैक किया और यहाँ पे फिर से भगा दिया किसको, महमूद खिलजी फर्स्ट को। महमूद खिलजी फिर से हारा, फिर से आया 1446 में और फिर से हारा। हर बार आता था, हर बार हार जाता था। उसके बाद क्या होता है, अब फिर से आप मैप देख लीजिए, कहाँ से आता है महमूद खिलजी, यहाँ से आके मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है, ये वाले क्षेत्र से आके अटैक करता है, बार बार आक्रमण करता है और बार बार हार जाता है। सबसे पहले महाराणा कुंभा ने किसको जीता, सिरोही को जीता। फिर उसके बाद इन्होंने अजमेर, सांबर, इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब नागौर की भी बात आएगी। नागौर, मालवा और गुजरात, 3 इंपॉर्टेंट इनकी लड़ाइयाँ हैं, 3 इंपॉर्टेंट इनके कैंपेन हैं। इन तीनों की ही बात हम करेंगे। और आप देख लीजिए, मैप आपको अच्छे से दिख रहा है, ये है मेवाड़, जिसका कुंभलगढ़ फोर्ट इन्होंने बनवाया था और कुंभलगढ़ से रूल कर रहे थे। ये है मेवाड़, ये लूणी नदी जा रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मालवा क्षेत्र, यहाँ से आपको महमूद खिलजी के अटैक होते हुए दिखेंगे। यहाँ से गुजरात से अटैक होते दिखेंगे कुतुबुद्दीन खां के, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से शम्स खां के आक्रमण होते हुए दिखेंगे, जो नागौर से करेगा आक्रमण। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। उसके बाद महाराणा कुंभा ने आगे चल के क्या किया कि महमूद खिलजी को कैप्चर ही कर लिया एक बार, कि ये बहुत बार आक्रमण कर रहा है, इसको एक बार पकड़ो, आक्रमण करके इसको पकड़ो और इसको बंदी बनाओ। बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद भी उदारता देखिए महाराणा कुंभा की, इसको 6 महीने तक यहाँ पे जेल में डाल के रखा, मेवाड़ की जेल में। लेकिन उसके बाद सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको मारा नहीं और इसको फ्री कर दिया 6 महीने बाद। हालांकि ये धर्म के लिए उन्होंने किया, लेकिन ये गलती थी, एक तरह से गलती ये थी क्योंकि ये आदमी सुधरने वाला नहीं था। इसको माफ़ भी किया, इसको बंदी भी बनाया, लेकिन फिर ये माना नहीं और फिर जाके ये चला गया गुजरात के राजा के पास। उसके पास गया और कहा कि चलो हम मिलकर अटैक करते हैं, मेरे पास बोलो 50,000 की सेना और होती तो मैं इसको हरा देता मेवाड़ को, तुम मुझे 50,000 की सेना दे दो। जो गुजरात के राजा के पास 1.5 लाख की सेना थी, उसने कहा कि चलो करते हैं, लेकिन नहीं कर पाया। दोनों मिलके भी नहीं कर पाए, और जब दोनों को मिलके हरा दिया तो उसके बाद ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था उस विक्ट्री के नाम पे महाराणा कुंभा ने। तो ये अनडिफिटेड राजा थे। अनडिफिटेड राजा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो बीच में स्लाइड दोबारा से आ गई गलती से। उसके बाद 1442 में बाण माता का मंदिर तोड़ा गया, ये भी स्लाइड दो बार रिपीट स्लाइड हो गई है। तो आप ये मत सोचेगा कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन 2 बार हुआ है। दोनों स्लाइड में यही बताया कि बार बार किस तरीके से इस महमूद खिलजी को हराया गया। उसके बाद नागौर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। नागौर जो कि मेवाड़ के उत्तर में था। अब इसमें क्या होता है, 1453 में क्या होता है, नागौर सल्तनत में एक पॉलिटिकल केओस हो जाती है। पॉलिटिकल केओस हो जाती है ये 2 भाइयों के बीच में, एक होता है शम्स खां और एक होता है नसरुद्दीन खां। शम्स खान और नसरुद्दीन खां का जो पिता है, उसकी मृत्यु के बाद दोनों में राजा कौन बनेगा, कौन सुल्तान बनेगा अगला, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हालांकि नसरुद्दीन शाह को यहाँ का रूलर एक बार के लिए बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद शम्स खां जो है ये राणा कुंभा जी के पास जाता है और राणा कुंभा जी से मदद की गुहार लगाता है कि मेरे को अगर आप वहाँ पे सुल्तान बना दो तो मैं जीवन भर आपका
लॉयल रहूँगा, हमेशा आपके नीचे काम करूँगा, आपके डोमिनेंस में रहूँगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पे कभी गो हत्या नहीं होने दूंगा, कभी भी नागौर के किले को मैं इस तरीके से रिबिल्ट नहीं करवाऊंगा कि मैं आपके विरोध में जा सकूँ। बहुत सारे प्रॉमिस किए गए। राणा कुंभा ने सोचा कि चलो ठीक है, एक क्षेत्र और अपने कंट्रोल में आएगा, इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। तो नागौर का जो क्षेत्र है उसमें शम्स खां को, नसीरुद्दीन खां को हटा के शम्स खां को यहाँ का रूलर बना दिया। ठीक है, शम्स खां को रूलर बनाने के बाद शम्स खां को अपने सारे प्रॉमिस निभाने थे, लेकिन उसने नहीं निभाए। उसने उल्टा ही किया, सारा काम उल्टा किया। उसने सबसे पहले तो इस फोर्ट का निर्माण करना वापस शुरू कर दिया, नागौर फोर्ट का। उसके बाद उसने गो हत्याएं भी करवाई, मंदिरों को भी तोड़वाया, कई चीज़ें ऐसी करी जो कि एकदम खिलाफ थी उस ट्रीटी के जिसमें ये वादा किया गया था कि नागौर का शम्स खां को रूलर बनाने के बाद वो राणा कुंभा की डोमिनेंस में रहेगा। उसने कर देना भी मना कर दिया, बहुत सी चीज़ें कही। इस चीज़ से राणा कुंभा जो है नाराज हो गए और उसके बाद नागौर के ऊपर अटैक किया, शम्स खां को यहाँ पे हराया और शम्स खां डर के भाग के गुजरात चला गया। सारे लोग, चाहे शम्स खां हो, ये चाहे महमूद खिलजी हो, ये सब भाग के कहाँ जाते थे? नागौर वाला भी गुजरात जा रहा है, मालवा वाला भी गुजरात जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुतुबुद्दीन शाह जो है, कुतुबुद्दीन खां जो है, वो ताकतवर रूलर तो था ही, उसके पास बड़ी आर्मी तो थी, तो वो आदमी जो है इसके पास जा रहा था। तो अब बेसिकली मेवाड़ को, गुजरात को हराना था। कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने अपनी नागौर में फोर्सेस जो हैं भेजी। उसके बाद भेजा कि जाओ, हमारी सेना जो है तुम्हारे पास जाएगी। नागौर के रूलर ने, और जब इससे दरख्वास्त करी, इवन जो मालवा का रूलर था, मांडू का रूलर महमूद खिलजी, उसने भी कहा कि आप नागौर की मदद के लिए भेजिए। यहाँ पे आर्मी भेजी गई। आर्मी भेजने के टाइम शम्स खां की तो हत्या यहीं पे कर दी गई। शम्स खां को तो इसी लड़ाई में हरा दिया गया। और इस लड़ाई में आपको एक और बात बताऊं कि मारवाड़ का जो राजा राव जोधा था, उसने भी मदद करी मेवाड़ की, कि भाई ये गुजरात वाला यहाँ तक आक्रमण क्यों करेगा। और उस टाइम तक राव जोधा और इसके बीच में हंसा देवी ने सुलह भी करवा दी थी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। तो मारवाड़ और मेवाड़ फिर से एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशंस बन चुके थे। अब बात आती है आगे चल के, राणा कुंभा जो हैं क्या करेंगे? नागौर को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, क्योंकि शम्स खां तो यहाँ से मर गया है, शम्स खां की हत्या कर दी गई है, और जो कुतुबुद्दीन खां है वो यहाँ से वापस अपनी सेना को लेके भाग गया गुजरात। अब ये चीज़ है, नागौर को बुरी तरीके से हराया गया इस लड़ाई में, और नागौर जो है अब मेवाड़ के कंट्रोल में आ चुका था। अब फाइनली क्या है, मेवाड़ को मुकाबला करना पड़ेगा मालवा और गुजरात का मिलके, क्योंकि शम्स खां मर चुका है, नागौर इनके कंट्रोल में पूरा आ चुका है, लेकिन मालवा का राजा जिसको छोड़ दिया गया था महमूद खिलजी फर्स्ट, वो भी जीवित है अभी, और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह तो अभी जिंदा है ही। तो दोनों राजाओं ने मिलकर अब इसके साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। तो 10 साल तक सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद महमूद खिलजी जो है उसने फिर से मेवाड़ को टारगेट करने की कोशिश करी, और इस बार भी वो जीत नहीं पाया। और इस बार उसके साथ वो अकेला नहीं था, सुल्तान ऑफ गुजरात कुतुबुद्दीन खां, उसके बाद मालवा का किंग महमूद खिलजी, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी की थी जिसको ट्रीटी ऑफ चंपानेर कहा जाता है। इस ट्रीटी में इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, और इस ट्रीटी में इन्होंने ये एक दूसरे से वो किया था कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ के ऊपर अटैक करेंगे और मेवाड़ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इस रीजन को ये डिवाइड करना चाहते थे कि दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। अब इन्होंने सोचा कि मेवाड़ को हम दो तरफ से अटैक करेंगे। एक तरफ इन्होंने कहा कि गुजरात का जो राजा है उसने साउथ वेस्ट रीजन से अटैक करना शुरू किया इधर से, और दूसरी तरफ महमूद खिलजी जो है उसने साउथ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ से अटैक करता था, मेवाड़ यहाँ पे है, तो यहाँ से मालवा की तरफ से यहाँ से अटैक किया, और इधर से गुजरात में इधर से अटैक किया गया। दोनों ने अटैक किया, और ये युद्ध एक लंबे समय तक चला है, क्योंकि बड़ी सेना थी। राणा कुंभा को पता था कि अगर मैं डायरेक्टली इस वॉर में हम शामिल हो गए तो हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है, हमारी सेना बहादुर है, लेकिन नंबर भी तो मैटर करता है, इसलिए वो डायरेक्ट वॉर में नहीं कूदे। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? मतलब छापामार युद्ध पद्धति, जिसमें क्या होता है, पहाड़ों में छिप के आप दुश्मन सेना को टारगेट करते हैं, अलग अलग तरीकों से उसके ऊपर अटैक करते हैं। और आप जानते हैं कि अरावली रेंज इस क्षेत्र में है, और अरावली की पहाड़ियों को राजपूत रूलर जो है वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि उनके दुश्मन जो है वो अरावली रेंजेस को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। इसीलिए छापामार युद्ध पद्धति से, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक से दोनों आर्मीज को टारगेट किया गया। और फाइनली ये जो कैंपेन था मालवा और गुजरात का मेवाड़ के विरुद्ध, वो एक डिजास्टर साबित हुआ। न तो मेवाड़ के खिलाफ गुजरात को विजय हासिल हुई, ना ही मालवा को हुई, और दोनों राजाओं को अपने मुंह की खा के वापस जाना पड़ा। तो एक लंबे समय तक ये लड़ाई चली। उसके बाद गुजरात और मालवा को राणा कुंभा ने हरा दिया। तो जो मेजर कैंपेन थे राणा कुंभा के, वो इनके खिलाफ थे।
यहाँ पे राजस्थान के राजपूत थे, कई सारे राजपूत थे, चाहे मारवाड़ के बोल लीजिए, चाहे यहाँ पे मेवाड़ के बोल लीजिए, अलग अलग क्षेत्रों के। तो इन्होंने नागौर को जीत लिया, गुजरात को हरा दिया, गुजरात के ऊपर कंट्रोल नहीं किया लेकिन गुजरात के राजा को हरा दिया था, सुल्तान ऑफ मालवा को हरा दिया था। कई सारी लड़ाइयों में इन्होंने इस में विजय हासिल हुई है, करी है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक महान वॉरियर तो थे ही, एक तगड़े वीर योद्धा थे और बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे महाराणा कुंभा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत क्षेत्रों में काम किया है, चाहे कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, स्थापत्य कला हो, सभी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति थे, लेजेंडरी रूलर थे ये। तो इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 84 दुर्ग हैं, बहुत ही फेमस दुर्ग हैं मेवाड़ के, उसमें से 32 दुर्ग इन्होंने बनाए। और जो सबसे फेमस दुर्ग है कुंभलगढ़ फोर्ट, ये भी कुंभा के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको कुंभलगढ़ कहा जाता है। इसमें भी कुंभा नाम अपने आप को दिख रहा है आपको। ये फोर्ट बनाया गया है, राजस्थान का सबसे लंबा फोर्ट है, हाईएस्ट फोर्ट है, सबसे ऊंचा है ये, 1075 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। तो ये बहुत मशहूर है और बहुत ही ताकतवर फोर्ट माना जाता था। इसको हराना बहुत मुश्किल था, इसको हराया नहीं जा सकता था सीधा कि कोई आर्मी आए इसको फतेह कर दे, इतना आसान नहीं था। ये राणा कुंभा का चित्तौड़गढ़ का पैलेस था और ये आगे चल के ये कुंभलगढ़ फोर्ट है जो कि इतना बड़ा है। चाहे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद इसकी दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है। इसी फोर्ट के अंदर एक विजय स्तंभ बनाया गया जो कि गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद 1448 में बनाया था। ये 9 माले का है, 9 माले बनाए गए हैं इसमें। और ये 120 मीटर है, अभी जब बनाया गया था 122 मीटर का था, 122 फीट का था, सॉरी फिट नॉट मीटर, 120 फीट का है। इसके बाद एक बार इस पर बिजली गिर गई थी तो ऊपर का कुछ हिस्सा इसका टूटा, रिकंस्ट्रक्ट करा के इसको 120 फीट तक ही बनाया गया। उसके बाद 24 फीट चौड़ा है, ये काफ़ी फेमस है। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसके सभी तरफ जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं और भगवान विष्णु को ये डेडिकेटेड था, तो भगवान विष्णु के नाम पर इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, जब भी हम भारत के जो फेमस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे तो इसकी बात जरूर करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे तब। उसके अलावा महाराणा कुंभा ने कई सारे मंदिर बनाए, जैसे नामदेव का फेमस मंदिर इन्होंने बनवाया था, रणकपुर तोक्योला दीपाला जैन मंदिर जो है इनके समय पे बना था, कुंभा श्याम टेम्पल जो है वो इनके समय पे इन्होंने बनवाया था, आदिवर्षा टेम्पल ऑफ चित्तौड़ इन्होंने बनवाया, शांतिनाथ जैन टेम्पल वो है इनके समय पे बना था। तो कई सारे मंदिर और कई सारे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है इनके समय पे बने थे और चित्तौड़ को और मेवाड़ को अपना एक तरह से गढ़ ऐसा किला बनाने में इन्होंने बहुत मदद करी कि उसको आसानी से हराया नहीं जा सकता था। आने वाले समय में मुगलों के मतलब एकदम से जान निकल गई थी उनको कि वो किसी भी तरीके से मेवाड़ को अपने कंट्रोल में ले लें, लेकिन ले नहीं पाए। ये वाली बात हो गई कि मेवाड़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके बाद आगे चल के मेवाड़ की ट्रीटी होती है, तब जाके वो अमर सिंह के टाइम पे होती है, जहांगीर के समय, वो एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्टली कभी कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई लड़के आसानी से लेना आसान काम नहीं था। मेवाड़ बहुत ताकतवर था, बहुत ही तरीके से इन्होंने अपनी सुरक्षा कर दी थी और इस तरीके से फोर्ट बनवा दी थी। आर्ट म्यूजिक में इनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभिनव भारताचार्य इनको कहा जाता है, क्योंकि इनको म्यूजिक में बहुत शौक था, खुद वीणा बजाते थे और कई सारे म्यूजिशियन इनके कोर्ट में थे। इन्होंने गीता गोविंदा जो कि जयदेव एक कश्मीरी पंडित के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इसके ऊपर कमेंट्री दी, चंदी शतकम को इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उसके अलावा संगीत में इनका बहुत रुचि थी, इसको इसीलिए इन्होंने संगीत राज नाम की एक ट्रीटी इन्होंने लिखी, संगीत मीमांसा लिखी, संगीत रत्नाकर लिखी, कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, शुद्ध प्रबंध इन्होंने लिखा। तो कई सारी ट्रीटीज जो है इन्होंने संगीत के ऊपर लिखी हैं और इसी के लिए इनको राणो रासो भी कहा जाता है। राणो रासो मतलब वो व्यक्ति थे राजस्थान के जिन्होंने साहित्य कला और जो बाकी क्षेत्रों के लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको पैट्रोनेज दी, उनको संरक्षण प्रोवाइड किया, उनको साथ दिया उनका। तो इनकी जो कई सारी उपलब्धियां हैं वो आपको यहाँ पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी मिल जाएंगी। इनके बाद महेशा ने जो एक प्रशस्ति इनके ऊपर लिखी थी, कुंभल स्तंभ के ऊपर, कीर्ति स्तंभ के ऊपर कई चीज़ें लिखी गई। इनको माना जाता है कि वेद, उपनिषद और व्याकरण का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था। डेथ और लेगेसी की बात करें तो इनकी डेथ भी काफ़ी पॉपुलर थी। राणा कुंभा कभी युद्ध में तो हारे नहीं, युद्ध के क्षेत्र में, बैटल ग्राउंड में तो मारे नहीं जा सकते थे। उसके अलावा इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था उदय सिंह प्रथम, जिनका नाम उदय सिंह ही था, लेकिन उसके बाद एक और उदय सिंह हुए तो उनको उदय सिंह द्वितीय कहा जाता है और वो ज़्यादा मशहूर है, जिन्होंने उदयपुर शहर की नींव भी रखी थी। ये उदय सिंह प्रथम थे और एक और इनके बेटे थे रायमल। उदय सिंह प्रथम जो है ये काफ़ी एम्बिशियस थे, ओवर एम्बिशियस थे, कि मतलब अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए अपने पिता की भी हत्या कर देने वाला व्यक्ति, जैसे अजात शत्रु जैसे लोग हुए हैं वैसे व्यक्ति थे ये। इन्होंने
राणा कुंभा की हत्या कर दी जब एकलिंग जी मंदिर में, एकलिंग जी मंदिर वो एकलिंग जी मंदिर जिसको बप्पा रावल ने बनाया था किसी समय पे, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, इसमें ये एक बार प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, उस समय उदय सिंह ने इनको आके मार दिया। इसी की वजह से उदय सिंह को हत्यारा कहा गया। और जो उस समय के राजपूत लोग थे और जो भी सरदार थे, जो भी शाही लोग थे, उन्होंने कभी भी उदय सिंह को अपना राजा नहीं माना। उसने अपने आप को यहाँ पे राजा राणा घोषित कर दिया था कि वो यहाँ पे शासक है 1473 में, लेकिन 1473 में नहीं, 1468 में। लेकिन उदय सिंह को लोगों ने नहीं माना और 1473 में वो खुद भी मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या करी और कुछ लोग कहे जाते हैं कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ भी कारण रहा, लेकिन उदय सिंह ज़्यादा समय तक रोल नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद रायमल जो है, जो दूसरा भाई था उदय सिंह का और जो दूसरा बेटा था यहाँ पे राणा कुंभा का, वो मेवाड़ का राजा बनता है। रायमल ने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ पे। रायमल सॉट द हेल्प ऑफ गुजरात सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड बैटल इंश्योर घासा विच सशमल और सुरजामल जो हैं इनके साथ एंड रिबेल ब्रदर्स, हाँ, पृथ्वीराज के साथ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। डिफीटेड बाई रायमल शॉट ए हेल्प ऑफ सुल्तान, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड बैटल इंश्योर द घासा विच सशमल एंड सुरजामल द रिबेल ब्रदर वर डिफीटेड बाई पृथ्वीराज सेकंड सन ऑफ रायमल। हाँ, तो इसके जो दूसरे भाई थे जो भी तख्त पे बैठना चाहते थे, उनको हरा दिया पृथ्वीराज ने, जो कि रायमल का बेटा था, सुल्तान दिल्ली के सुल्तान की मदद से। ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद पृथ्वीराज जो हैं वो भी लंबे समय तक तख्त पे नहीं बैठ पाए और पृथ्वीराज नहीं बैठ पाए क्योंकि रायमल अभी जिंदा थे। उसके बाद रायमल जो हैं वो कुछ समय बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो वो क्या होते हैं, उनको क्राउन प्रिंस तो बनाया जाता है पृथ्वीराज को कि पृथ्वीराज आने वाले समय में राजा बनेंगे, लेकिन उसके बाद इनको मार दिया जाता है, जयमल को मार दिया जाता है अर्लियर। उसके बाद संग्राम सिंह जो हैं वो राजा बनते हैं। संग्राम सिंह वही हैं जो महाराणा सांगा के समय मैंने ये स्टोरी आपको बताई थी, सॉरी, जब हम महाराणा सांगा के एक्सेशन ऑफ थ्रोन की बात कर रहे थे कि वो राजा कैसे बने। अपने उनके जो दो भाई थे पृथ्वीराज और ये, इनको मारना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी एक आँख खो दी थी उस लड़ाइयों में, लेकिन उसके बावजूद भी महाराणा सांगा जो हैं वो आगे चल के राजा बनते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर राजा बनते हैं। महाराणा कुंभा, मेवाड़ कैसा रहता है कुंभा के बाद, तो पृथ्वीराज जो हैं उनको अल्टीमेटली उनके ब्रदर इन लॉ, उनके जो एक ब्रदर इन लॉ है उनके द्वारा मार दिया जाता है, जहर दे के मार दिया जाता है, क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ को ऐसा लगता था कि उनकी बहन को इन्होंने जहर दिया है। उसके अलावा रायमल जो हैं बहन को उन्होंने पीटा है, सॉरी, जहर तो इन्होंने दिया है, पीटा है इसलिए। रायमल जो हैं वो आगे चल के कुछ दिनों बाद मारे जाते हैं। संग्राम सिंह जो हैं वो तख्त पे बैठ जाते हैं, जो आगे चल के फेमसली राणा सांगा बनते हैं। तो राणा सांगा का मैंने इतिहास आपको पढ़ाया है। राणा सांगा मानवों के खंडर कहे जाते हैं क्योंकि इनके शरीर पे 80 घाव थे, इसीलिए इनको मानवों का खंडर कहा जाता है। 80 घाव थे और उसके अलावा 100 से ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 99 में इनको जीत हासिल हुई है। एक लड़ाई जो थी बैटल ऑफ खानवा, उसमें ये बाबर के खिलाफ हार गए थे, बाकी हमेशा इनको जीत हासिल हुई है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी इन नेक्स्ट वीडियो।